इस चैनल में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए काल्पनिक कहानियाँ और सामग्री शामिल है। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य ऐसा नहीं है हानिकारक, अवैध या अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देना। दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या आपको इस प्रकार की सामग्री असुविधाजनक लगती है, कृपया देखना जारी न रखें। कृपया सदस्यता लेकर चैनल का समर्थन करें और अधिक सामग्री के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अद्यतन वसंत ऋतु की गर्म धूप पर्दों की दरारों से होकर चमकी और सफ़ेद रंग पर पड़ी। चादर बिस्तर पर बैठा व्यक्ति थोड़ा पीला पड़ गया था। उसके बालों ने उस पर लगे बारीक पसीने को भिगो दिया, माथे और यह उसके चेहरे पर चिपक गया। जियान ए की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह अचंभित थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सीसा हो। उसका मन भर गया था। उसकी नसें धड़क रही थीं और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे फटने वाली हैं। उसकी पीठ, जो चट्टान जैसे सख्त गद्दे पर थी, दर्द से कराह रही थी। उसका पसीने से लथपथ अंडरगारमेंट्स उसके शरीर से चिपक गए, जिससे वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसकी आँख की राख थोड़ा कांप गया और तभी जियान ए ने कठिनाई से धीरे धीरे अपनी आँखें खोलीं। स्तब्धता में पहली चीज जो उसने देखी वह एक पुराने जमाने की कोठरी थी जिसका पीला रंग उतर रहा था। बिस्तर के बगल में जर्जर हस्तनिर्मित बेडसाइड टेबल पर हरे रंग का कांच का फूलदान था। मुरझाया हुआ डैफोडिल गिरने की कगार पर था और एक अलार्म घड़ी जो चेरी की तरह दिख रही थी, गेंद विस्फारित नेत्रों से उसे घूर रही थी। जियान ए को केवल अपने दिमाग में सफ़ेद रोशनी की एक चमक महसूस हुई। उसकी निराश आत्मा तुरंत थी। उसके शरीर में वापस उत्तेजना आ गई और उसका कमजोर शरीर बिस्तर से उठ बैठा। अपने आसपास का सर्वेक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि यह उसका उच्च श्रेणी का अपार्टमेंट नहीं था। राजधानी, हालांकि सफ़ेद बेडशीट, हल्के मलमल के पर्दे और अंदर का सामान, कमरे के सभी लोग उससे बहुत परिचित थे। यह उसका घर या राजधानी भी नहीं थी। बैयून शहर में यह उसका घर था, जहां वह पली बड़ी थी। ऊपर, अविश्वसनीय, जियान ए ने चकित भाव से अपने सामने हर चीज को देखा। क्या वह यहाँ थी? क्या ये पुराना घर बहुत समय पहले ध्वस्त नहीं किया गया था? जहाँ तक खुद की बात है, जियान ए ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने की पूरी कोशिश की। उसके पास था 17 वर्ष की होने तक और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने तक वह इस पुराने घर में रहीं। राजधानी, 19 साल की उम्र में उनकी मां का कैंसर के कारण निधन हो गया और उनके बड़े भाई का अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए निर्माण टीम में काम करने के लिए बाहर गई। हालांकि वह अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना का शिकार हो गए और दुनिया छोड़ गए। तब से दो सबसे महत्वपूर्ण जियान ए के जीवन में परिवार के सदस्यों ने उसे एक के बाद एक छोड़ दिया और उसे उसके तीसरे वर्ष में ही छोड़ दिया। विश्वविद्यालय, हालांकि इससे वह पूरी तरह पराजित नहीं हुई। थोड़ी देर तक दुख में डूबे रहने के बाद जियान ए ने अकेले ही भविष्य का सामना करने का फैसला किया। निर्माण टीम ने उसके भाई की मृत्यु के लिए मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया। जियान ने पुराने घर के विध्वंस से भी बड़ी रकम प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसके साथ पैसा, जियान ए ने अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता और कौशल के साथ राजधानी में अपना व्यवसाय शुरू किया। ये था मानो उसमें व्यवसाय करने के प्रति स्वाभाविक संवेदनशीलता हो। कुछ ही सालों में जियान ए ने नाम कमाया। राजधानी के रियल एस्टेट उद्योग में अपने लिए और दसियों की संख्या वाली महिला बॉस बन गईं। लाखों, ये दृश्य उसके दिमाग में आखिरी फ्रेम पर जम गया।
ड्राइवर उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए चला रहा था अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। एक चौराहे पर उसके बगल में चल रहा एक ट्रक अचानक मुड़ गया। बगल में तो क्या वह मर गई थी? उसने अपनी आंखें खोलीं और हर चीज को देखा जिससे उसे स्तब्ध लेकिन परिचित महसूस हुआ। या क्या ऐसा हो सकता है कि उसका वास्तविक जीवन महज एक सपना था? बिस्तर से उतरकर जियान ने कुशलता से कोठरी के पास गया और उसे खोला। वहां एक दर्पण था, दरवाजे के भीतरी तरफ। दर्पण में उसका चेहरा पीला और शरीर पतला था। ये था स्पष्ट है कि वह अभी तक गंभीर बीमारी से उबर नहीं पाई थी, लेकिन वह इसका इस्तेमाल भी ऐसे ही करती थी। देखने के लिए उसने अपना हाथ उठाया और ध्यान से अपना चेहरा छुआ। यह इतना वास्तविक लगा कि जियान मदद नहीं कर सका। लेकिन फाड़ दो कोठरी के शीर्ष पर उसकी हाई स्कूल की वर्दी रखी हुई थी। ये पुराने जमाने का था और था मैत्रीपूर्ण रंग। इसी समय अचानक बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जियान का दिल धड़क उठा और उसका शरीर अनायास ही कांपने लगा। वह दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। छोटे से लिविंग रूम में वांग युनमेई लगा रहे थे, उसके हाथों में फल नीचे। जब उसने आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। जब उसने अपनी बेटी को चेहरे पर उदासी लिए हुए दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह चिल्लाकर कहा, ओह जियो तुम इतनी जल्दी बिस्तर से क्यों उतर गई? वापस जाओ और लेट जाओ, सर्दी न लग जाए। जैसे ही वह बोली, वांग युनमेई तेजी से जियान के पास चली गई। जैसे ही वह मदद करने वाली थी, वह कमरे में गई। उसकी बेटी ने अचानक उसे गले लगा लिया। माँ! उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि जियान ने माँ पुकारने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी है। वह अब और नहीं कर सकती थी। अपने आप को नियंत्रित करते हुए उसने खुद को अपनी माँ में झोंक दिया कि बाहें और रोने लगीं। जियान की याद में उसकी माँ ने जब तक संभव हो सका एक नाइट क्लब में एस्कॉर्ट के रूप में काम किया। याद रखें, दूसरों की और इस कारण पड़ोसियों की दृष्टि में यह अशोभनीय कार्य था। अपनी माँ की आलोचना की, यहाँ तक कि उसके नाना नानी और चाचाओं ने भी कभी अतिरिक्त संपर्क नहीं बनाया उसके परिवार के साथ। इसके अलावा उसकी माँ ने उसके घर से कुछ ही दूरी पर सड़क पर एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। हर सुबह उसे कुछ तले हुए आटे के टुकड़े तलने और नाश्ता बेचने के लिए जल्दी उठना पड़ता था। उसका माँ ने 1 दशक से भी अधिक समय तक ऐसा जीवन दोहराया था, सिर्फ अपना और खुद का भरण पोषण करने के लिए। भाई जियान और उसके भाई को अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, चूंकि उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। कहो, उन्होंने पूछा नहीं। उसके दिल में केवल उसकी माँ और भाई ही महत्वपूर्ण थे। हालांकि जब वह 19 साल की थी, भगवान ने एक बार फिर उसके साथ मजाक किया। उसका माँ को टर्मिनल लीवर कैंसर का पता चला और केवल 2 महीने में उनका निधन हो गया। यह पहले से ही कठिन परिवार को और भी बदतर बना दिया, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ से भी मिलने का मौका नहीं मिला। आखिरी बार जब वह राजधानी के एक विश्वविद्यालय में थी, अपनी माँ के शरीर पर परिचित खुशबू महसूस करते हुए, जियान तब तक रोती रही जब तक वह लगभग चली नहीं गई। लंगड़ाना। यदि यह सब एक सपना था, तो वह इस सपने के बदले अपना सब कुछ देने को तैयार थी। और न उठो। दूसरी ओर वांग युनमेई अपनी बेटी के अचानक गले लगने से चौंक गईं। जब वह होश में आने पर उसने तुरंत सांत्वना भरे अंदाज में अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम किस लिए रो रही हो? जल्दी से वापस जाओ और लेट जाओ। तुम्हारी अभी बुखार उतर गया है, दोबारा सर्दी न लग जाए। अपनी बेटी की रोने से लाल आंखों को देखकर
वांग युनमेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। स्नेहपूर्वक, डॉक्टर ने कहा कि आप डरे हुए थे, इसलिए आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है। कैसे? क्या मुझे पता चलेगा कि आपकी भावनाओं में इतना उतार चढ़ाव होगा? ये पहली बार है जब माँ के पास है। तुम्हें बहुत जोर से रोते देखा है। उसने अपने आंसू पोंछे, हालांकि वह जल्दी शांत नहीं हो सकी। जियान ए ने फिर भी नाटक किया। सामान्य होकर बोला, माँ, मैं पहले नहाना चाहता हूँ। मेरा शरीर चिपचिपा है और असहज। ठीक है, पहले स्नान कर लो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर की चादरें बदल दूंगा। यह शायद भीग गई है। पसीना। वांग युनमेई ने मान लिया कि उनकी बेटी डर गई है, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। इसके बारे में, बाथरूम में, साधारण शॉवरहेड से रुक रुक कर पानी का छिड़काव होता था। जियान ए का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। ये 2002 में वसंत की शुरुआत थी। उसकी दुर्घटना से 12 साल पहले हो चुके थे। सभी, यह कोई सपना नहीं था। वह 12 वर्ष पहले वापस लौटी थी जब वह 14 वर्ष की थी। हालांकि, अगर वह इस जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकी, तो इस अवसर का क्या फायदा? इसलिए, जियान ए ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को शपथ दिलाए। इस बार, उसे अपनी माँ को बचाना होगा, और भाई और उसके परिवार का जीवन बदल दो। शुरुआती वसंत की शाम अभी भी थोड़ी ठंडी थी, विशेष रूप से आर्थिक बैयून शहर में, चीन के उत्तरी छोर पर स्थित शहर। जियान ए अपने कंधों पर कंबल लपेटे हुए लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। पर उसके सामने कॉफी टेबल पर गर्मागर्म भोजन रखा था। टमाटर के साथ तले हुए अंडे, मीठा और खट्टा, सुअर का मांस, और मछली के सिर और टोफू के साथ सूप का एक कटोरा। बर्तन के बगल में 2 साफ लाल सेब थे, और यह स्पष्ट था कि वे वही थे, फल की दुकान पर सबसे महंगे। उसकी माँ हमेशा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी, भले ही वह पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी। उनकी माँ हमेशा उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करती थी। बात खाने और सीखने की आई। इस समय, वांग युनमेई पहले ही काम के लिए बाहर जा चुके थे। जियान ए के खाना खत्म करने के बाद, उसने साफ कपड़े पहने और अपने बालों को पोनीटेल में बांध लिया। उसने खुद को देखा, अपने जूते पहनने और जाने से पहले आईने में। अप्रैल और मई में, बैयून शहर देर से शरद ऋतु की तरह गीला और ठंडा था। जियान ए ने उसे लपेट लिया, उसके चारों ओर कसकर लपेटा और वह सब कुछ याद करते हुए चारों ओर देखा जिससे वह परिचित थी। उसके बचपन के दौरान, बैयून शहर उत्तर में जिन प्रांत में स्थित एक प्रांतीय राजधानी थी। ये था एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र और आर्थिक शहर माना जाता है जो 5 प्रमुख जिलों में विभाजित है। हाइचेंग जिला, जोंगलू जिला, दक्षिण शहर जिला, उत्तरी शहर जिला और वानबाओ जिला। सबसे समृद्ध शहर का केंद्र हाइचेंग जिला था, जबकि जियान ए का घर था साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट, जिसे स्लम के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश दक्षिण शहर जिले के निवासी रहते थे गरीबी में, और वे पूरे जिले में ऊंची इमारतों की संख्या 1 से गिन सकते थे। उनमें से अधिकांश फ्लैट घर या 2 या 3 मंजिल ऊंची आवासीय इमारतें थीं। हलचल भरे बैयून शहर में, ये जगह जगह से बाहर लग रही थी। आधे घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद, जियान ए स्टारलाइट बार के सामने रुक गया। जोंगलू जिला। कई युवा बार के प्रवेश द्वार पर समूहों में एकत्र हुए, जहां ये बहरा कर देने वाला शोर आया। जियान ए थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन वह अधिक उत्साहित थी। वह चुप क्योंकि उसका भाई, जियान यू, यहाँ काम करता था, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए और अधिक पैसे कमाने के लिए। उसका भाई उसके साथ बाहर चला गया था। निर्माण टीम अपने पिछले जीवन में निर्माण कार्य करेगी। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और
अपनी सारी जवानी बिता दी। यह अप्रत्याशित था कि एक गिरती हुई वस्तु ने उसकी जान ले ली। निर्माण स्थल। अब तक जियान ए ने उसे देखने के दृश्य के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। भाई का शव। छोटी बच्ची, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? हम यहाँ बच्चों को आने नहीं दे सकते। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंची, मुंह में सिगरेट दबाए एक गोरे आदमी ने ऊपर देखा जियान ए में और पूछा। गोरा आदमी अच्छा इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन उसका लहजा सभ्य था। जियान ए रुका और सिर हिलाने से पहले गोरे को देखा। मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। गोरा खड़ा हुआ और जियान ए को आकार दिया। उसने एक कश लिया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? यहाँ अभी तक कोई ग्राहक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ ग्राहक की तलाश में नहीं हूँ। मैं जियान यू की तलाश में हूँ। वह यहाँ सुरक्षा गार्ड के रूप में है। जियान ए ने जल्दी से कहा। ओह, आप जियान यू की तलाश कर रहे हैं। गोरा मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। फिर वह मुस्कुराया और कहा, दरवाजे पर रुको, मैं अंदर जाऊंगा और उसे तुम्हारे लिए बुलाऊंगा। जब गोरा बार में दाखिल हुआ, तो जियान ए ने गहरी सांस ली। स्टारलाइट बार को जोंगलू जिले में सबसे अच्छा बार माना जाता था। युवा लोगों को आना पसंद आया। ऐसी जगहों पर और आसपास के कई स्कूल न जाने वाले युवा ऐसी जगहों पर काम करने के इच्छुक थे। उनकी नौकरियां केवल रात में थीं, और वे एक दिन में 800 या 1000 युआन कमा सकते थे। महीना। 20 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ये काफ़ी आय मानी जाती थी। उसका बड़ा भाई जियान यू उससे 4 साल बड़ा था और अभी 18 साल का हुआ था। वह लगभग 1 साल से स्टारलाइट बार में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उसका बड़ा भाई उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जियान ए को अब भी याद है कि जब भी उसे अपना वेतन मिलता था, महीने के पहले दिन उसका बड़ा भाई उसे गुप्त रूप से अपना आधा पैसा दे देता था। जेब खर्च। बाकी पैसे उसकी मां को दे दिए जाएंगे और उसे ही उसके पास छोड़ दिया जाएगा। कुछ दर्जन $। वहाँ सफ़ेद स्वेटर में वह लड़की। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बार से बाहर निकला, जियान यू ने जियान ए को देखा। उसने हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। गोरे के सिर का पिछला भाग। लड़की, लानत है तुम पर, वह मेरी बहन है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियान यू जियान ए के पास भागा। उसने जियान ए को ऊपर देखा और ये कहने से पहले चिंतित होकर नीचे गिर गया। आप ठीक होने के बाद बाहर भाग गए और आप यहाँ आ गए। जियान यू ने चारों ओर देखा और पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? क्या आप यहाँ चलकर आए थे? उद्धरण चिन्ह। जियान यू 1.8 मीटर लंबा था। उसकी घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं और वह बहुत सुंदर दिखता था। ऊर्जावान। जब उसने ई बोला, तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसकी भौहें जियान ए के लिए चिंता से भर गईं। अपने बड़े भाई को देखकर जियान ए को एक बार फिर ऐसा लगा जैसे यह एक जीवन भर पहले की बात हो। उसका दिल गर्म हो गई और उसे अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। वह लगभग रोना चाहती थी। क्या हुआ, जियो ए? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। जियान यू अब और भी अधिक घबरा गया था। वह जियान ए चुप था। जियान ए जल्दी ही बेहोशी से उबर गया और बोला, मैं ठीक हूँ भाई, मैं अभी बाहर आया हूँ। एक सैर। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। उनका घर साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में था और जिस स्थान पर वह अभी थी वह जोंगलू में था। जिला। पैदल चलकर वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। ये सुनकर जियान ए चल पड़ा। खत्म। जियान यू गुस्सा नहीं हो सका। वह चिंतित था और उसका दिल दुखा हुआ था। एर्जी, मुझे अपनी बहन को घर भेजना है।
भाई डोंग से छुट्टी मांगने में मेरी मदद करें। जियान यू अचानक पलटा और उस गोरे पर चिल्लाया जो दूर से देख रहा था। गोरे ने हाथ का इशारा करके संकेत दिया कि उसे संदेश मिल गया है। ये देखकर जियान शर्मिंदगी में मुस्कुराया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें भाई। ये सुनकर जियान यू बेबसी से मुस्कुराया। ये ठीक है, वैसे भी यह अभी सप्ताहांत नहीं है। बार व्यस्त नहीं है। अगर तुम अकेले वापस चले जाओगे तो मुझे चिंता होगी। जियान तुरंत ऊपर गया और जियान यू की बाह को गले लगा लिया। उसका भाई लंबा और मजबूत था। उसे सुरक्षित महसूस कराना, उसे और उसकी माँ को उसके साथ ऐसे घूमना अच्छा लगता था। यह आपके लिए है। जियान यू ने अचानक अपनी जेब से एक छोटी सी वस्तु निकाली और उसे दे दी। जियान ने ऊपर देखा और लिटिल बॉल चरित्र के साथ हेयर क्लिप की एक जोड़ी देखी। धन्यवाद भाई जी। जियान ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया। उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। जियान यू ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, मैंने इसे रात के बाजार में गलती से देखा। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? छोटा आड़ू, 2 युआन के लिए मेरे साथ समारोह में खड़े न हों। वॉट लिटिल पीच? उसका नाम लिटिल बॉल है। जियान ने मुस्कुराया। जरूर, जरूर। छोटी गेंद। भाई बहन जियान यू की मोटरसाइकिल की ओर चल पड़े। वापस जाते समय जियान यू की कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालकर पिछली सीट पर बैठ गई। बइयुन शहर की रात की हवा उसके चेहरे पर चल रही थी और यह ठंडा और गीला था। हालांकि उस क्षण जियान का दिल असाधारण और अभूतपूर्व रूप से गर्म था। उस रात बिस्तर पर जाने से पहले जियान ने अपना स्कूल बैग पैक किया और लिया उसकी स्कूल यूनिफॉर्म और उसे इस्त्री किया। उसे कुछ दिन पहले तेज बुखार आया था और वह कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गई थी। अब उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि जियान को अभी भी वह बातें याद हैं। उसने अपने पिछले जीवन में सीखा था। फिर भी उसने कल स्कूल लौटने की योजना बनाई। शायद यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे जियान को नींद नहीं आ रही थी। एक लंबा समय ऐसा लग रहा था मानो वह चिंतित थी कि उसके जागते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। ऊपर वह फिर से एक सफल व्यवसायी महिला बन जाएगी और वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। माँ और भाई। रात में जियान ने एक बहुत ही यथार्थवादी सपना देखा। सपने में उसे कोई नहीं दिख रहा था और कोई दृश्य भी नहीं था। उसने जो देखा वह केवल शब्द थे। मैं कोई प्राचीन महापुरुष या खोया हुआ संप्रदाय प्रतीत होता था। अचानक उसके मन में एक स्पष्ट आवाज गूंजी। आदिकालीन दुनिया में के संस्थापक, आध्यात्मिक संप्रदाय। यू जियांग ने अपने जीवनकाल में आजीवन शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उन लोगों को चुना जो भाग्य को चुनौती दी और खुद को उनके वंश में शामिल कर लिया। वह सभी चीजें तय करता है। यह आवाज विशाल और शक्तिशाली, दूरगामी और अलौकिक थी, जैसे कि यह किसी वृद्ध व्यक्ति की पुकार हो। उसके समय और स्थान से नहीं। सोता हुआ जियान अचानक जाग गया और पाया कि शब्द थे। उसके ऊपर की जगह भर दी। भाग्य को चुनौती दी। ये पहले शब्द थे जो जियान के दिमाग में आए। सपने में उसे याद आया जो शब्द उसने सुने। इसमें कहा गया था कि जो लोग भाग्य को चुनौती देंगे वह उनमें अपनी वंशावली शामिल कर लेंगे। वह किसी तरह 26 साल की उम्र से पुनर्जन्म लेकर 14 साल की हो गई थी। क्या ये तथाकथित भाग्य को चुनौती देने वाला मामला हो सकता है? उसने सामने सुनहरे शब्दों को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। यह एक गुप्त मैनुअल था। प्राचीन संप्रदाय। इसमें संस्थापक यू की मानसिक साधना तकनीकों के 12 सेट दर्ज किए गए। जियांग। इससे पहले कि जियान सामग्री को ध्यान से पढ़ सके,
हजारों सुनहरे शब्द उछल पड़े, ऊपर ऐसे उठे मानो उनका अपना जीवन हो। फिर जैसे ही जियान अवाक रह गया, वे सभी उड़कर अंदर चले गए। उसका मस्तिष्क संज्ञानात्मक ऊर्जा के अचानक बढ़ने से जियान का मस्तिष्क जलने लगा, जैसे उसमें आग लग गई हो। उसके मस्तिष्क में सूजन और गर्मी महसूस हुई और उसे भयानक महसूस हुआ। इसमें 2 मिनट से भी कम समय लगा। ऊर्जा तब तक क्षीण होती रहेगी जब तक वह खत्म न हो जाए। इस समय जियान मानसिक साधना तकनीकों के 12 सेट बता सकता है, आसानी से, मानो वे पहले से ही उसके दिमाग में अंकित हो गए हों। जियान बिस्तर पर बैठ गया और लिटिल बॉल अलार्म घड़ी की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया और बेडसाइड टेबल पर अलार्म घड़ी जियान की ओर उड़ गई। जियान आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। उसने सोचा था कि उसका पुनर्जन्म सबसे महान था, स्वर्ग से आशीर्वाद। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसे ऐसा उपहार मिलेगा, एक प्राचीन संप्रदाय से कौशल का एक सेट। निस्संदेह यह एक सुखद आश्चर्यजनक वृद्धि थी। पुनर्जन्म पर विश्वास करना उसके लिए पहले से ही कठिन था, और अब उसने इसके 12 सेट सीख लिए थे। मानसिक साधना तकनीक। यदि यह सब नहीं हुआ होता, तो जियान कभी विश्वास नहीं करता इस दुनिया में ऐसा कुछ होगा। जब वह सुबह उठी तो सुबह के 6 बज चुके थे। जियान ने जल्दी से धोया, पहन लिया स्कूल की वर्दी जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था, अपना स्कूल बैग उठाया और चली गई बाहर। इस समय उसकी माँ और भाई पहले से ही अपने नाश्ते के स्टॉल पर व्यस्त थे। जियान होगा, हर सुबह स्कूल जाने से पहले ठेले पर नाश्ता करें। GOA उद्धरण चिन्ह। जब वह चल रही थी तो पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। जियान ने रुककर पीछे देखा। एक लड़की जो लगभग उसकी ही उम्र की थी, पहने हुए थी वही वर्दी, उसके पीछे दौड़ रही थी। गुआन ताओ जियान का सहपाठी और सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों एक साथ बड़े हुए, से किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक। वे एक ही स्थान पर रहते थे। जब वे विश्वविद्यालय पहुंचे, अलग अलग आदर्शों के कारण उन्होंने अलग अलग स्कूलों में आवेदन किया, लेकिन फिर भी वे सबसे अच्छे दोस्त थे। गुआन ताओ ने अपने पिछले जीवन में दूसरी पीढ़ी के एक अमीर उत्तराधिकारी से शादी की और जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। वे दोनों बेटे थे। वह अपने ससुराल में अपनी पीठ सीधी कर सकती है और नेतृत्व कर सकती है। आरामदायक जीवन। आप ठीक होने के बाद स्कूल जा रहे हैं। आपने कुछ समय के लिए घर पर आराम क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। और दिन? गुआन ताओ ने ऊपर जाकर चिंता से पूछा। जब वह छोटी थी तो अचानक गुआन ताओ को देखकर जियान स्तब्ध रह गई। क्षण। फिर उसने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगी अब, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। जब गुआन ताओ ने देखा कि जियान की अभिव्यक्ति में वास्तव में सुधार हुआ है, तो उसे राहत मिली। फिर उसने आह भरते हुए कहा, भविष्य में ली युनमेई और बाकियों को उत्तेजित मत करो। वे अमीर हैं और शक्तिशाली। इस बार उन्होंने तुम्हें तालाब में धकेल दिया। क्या होगा यदि वे कुछ और करें? अगली बार लाइन। उद्धरण चिन्ह। जियान स्तब्ध था। उसे याद आया कि पानी में गिरने के कारण उसे बुखार हो गया था। उसे ये याद क्यों नहीं आया कि इसका ली युनमेई से कुछ लेना देना है? एर्जोग बइयुन शहर के शीर्ष उच्च विद्यालयों में से एक था। वहाँ मोटे तौर पर छात्र थे। दो प्रकार में विभक्त किया गया है। एक वे जो धनवान और शक्तिशाली थे, और दूसरे वे जो धनवान और शक्तिशाली थे, जो पढ़ाई में अच्छे थे और अपनी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते थे। जियान और गुआन ताओ दूसरे प्रकार के थे। अन्यथा सामान्य परिवार ऐसा नहीं करेंगे। महंगी स्कूल फीस वहन करने में सक्षम हो। हालांकि
छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक थे। चूंकि किशोरवय लड़कियों को पसंद था। गुट बनाने के लिए जियान ए और गुआन ताओ, जो दक्षिण शहर जिले की मलिन बस्तियों में रहते थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके सहपाठियों द्वारा अलग थलग कर दिया जाएगा या धमकाया भी जाएगा। हालांकि जियान ए को ली युनमेई द्वारा उसे स्कूल के तालाब में धकेलने का कोई आभास नहीं था। ये था, उसके पिछले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद पुनर्जन्म के बाद बहुत कुछ बदल गया हो। जियो ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ। जियान ए को होश आया और उसने तुरंत उत्तर दिया। उनके परिवार का नाश्ते का स्टॉल सड़क के अंत में स्थित था। चूंकि स्थान नहीं था, बुरा, वे आसपास नाश्ते की एकमात्र दुकान नहीं थे। आंटी मेई, जियो ए और मैं बाहर बैठे हैं, गुआन ताओ ने व्यस्त वांग को बुलाया। युनमेई, ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, वांग युनमेई ने व्यस्त रहते हुए उत्तर दिया। स्वयं नाश्ते की दुकान का व्यवसाय कमोबेश हर दिन एक जैसा था, और उनके पास एक था, निश्चित ग्राहक प्रवाह, क्योंकि वांग युनमेई की तली हुई आटे की छड़ें स्वादिष्ट थीं। जो तले हुए आटे की स्टिक खाना पसंद है, नाश्ते के लिए उनके स्टॉल पर आना अच्छा लगता है। सुंदर देवियों, आप क्या खाना चाहेंगी? उद्धरण चिन्ह। तभी जिया एनयू मेज पर आईं और मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही उसने जियान यू को देखा, गुआन ताओ की आंखें चमक उठीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जियान ए पहले बोली, सोया दूध, तले हुए आटे की छड़ें और 2 चाय के अंडे। भाई, जल्दी करो, हम नहीं करेंगे, इसे समय पर बनाओ। ठीक है। जियान यू ने अपनी भौहें उठाईं और स्टॉल में वापस चला गया। गुआन ताओ ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें जियान यू का अंदर पीछा कर रही थीं। ठीक है, देखना बंद करो, तुम्हारी आंखें बाहर जा रही हैं। जियान ए ने गुआन ताओ को देखा। मनोरंजन। गुआन ताओ ने थपथपाया और अपनी आंखें घुमाईं। आंटी मेई वास्तव में बच्चे को जन्म देने में बहुत अच्छी हैं। आप और तुम्हारे भाई दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं। जियान ए गोरी थी और उसका चेहरा अंडाकार था। उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट नहीं थीं, लेकिन वह एक थी, क्लासिक सौंदर्य। दूसरी ओर, जियान यू की भौहें मोटी, बड़ी आंखें और बड़े सफ़ेद दांत थे। जब वह मुस्कुराया, वह एक छोटे सूरज की तरह लग रहा था। बहुत सी लड़कियां उसका विरोध नहीं कर पाती थीं। लेकिन ये सच है, आंटी मेई भी अच्छी दिखती हैं। आप दोनों के जीन अच्छे हैं, गुआन ताओ। जोड़ा गया। वह सही थी। वांग युनमेई ने 17 साल की उम्र में जियान यू को जन्म दिया। जब वह 21 वर्ष की थी, तब उसने जियान ए को जन्म दिया। अब वह 35 साल की थी। पुराना। यह विश्वास करना कठिन था कि उसके इस उम्र के 2 बच्चे हैं। एक 35 वर्षीय अधेड़ उम्र की महिला का काम नाइट क्लब होस्टेस का था। अगर बात निकल गई, लोग शायद उस पर हंसेंगे। हालांकि वांग युनमेई अलग थे। वह जन्म से ही सुंदर थी, और यद्यपि वह सुंदर थी, 35 साल की, उसकी त्वचा अभी भी कसी हुई थी और उसका फिगर सेक्सी था। वह और भी अधिक थी, युवा लड़कियों की तुलना में आकर्षक। थोड़ी देर बाद, जियान यू 2 कटोरे सोया दूध लेकर बाहर आया। वह उनकी मेज पर चला गया और उन्हें धीरे से नीचे रखें। जब ये गर्म हो तो पी लो, मैंने चीनी मिला दी है। धन्यवाद, भाई यू। गुआन ताओ मुस्कुराई और जियान यू को अपने मसूड़े दिखाना चाहती थी। जियान यू ने कहा, समारोह में खड़े न हो। उसने एक स्टूल खींचा और जियान ए के पास बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब टटोली और लुढ़के हुए 10 युआन निकाल लिए। उसने इसे जियान को सौंप दिया। और कहा, जियो ए, स्कूल में कुछ अच्छा खाना खाओ।
जियान ए ने सोया दूध पीना बंद कर दिया और 10 युआन को देखा। उसने आंखें झपकाईं और कहा, पैसा है भाई, इसे अपने पास रखो। हाई स्कूल में प्रवेश के बाद उसकी माँ उसे जीवन यापन के लिए 200 युआन देगी। हर महीने की शुरुआत में भत्ता 200 युआन एक के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। साधारण हाई स्कूल। लेकिन एरजोंग में एक सामान्य दोपहर के भोजन की कीमत लगभग 5 युआन होगी। यदि वह हर कुछ दिनों में अच्छा भोजन करना चाहती थी, इससे पहले वह 200 युआन खर्च करेगी। महीने का अंत। सौभाग्य से उसका भाई हर महीने गुप्त रूप से उसे अपना आधा वेतन देता था। उनके माँ को इस बारे में पता नहीं था। वह हमेशा सोचती थी कि उसका भाई उसकी आधी तनख्वाह अपने पास रख लेता है, पॉकेट मनी। लेकिन हकीकत में उसने वह सब उसे दे दिया। वह जानता था कि स्कूल कैसा है। एरजहून जी को डर था कि उसके सहपाठी उसे नीची दृष्टि से देखेंगे। इस तरह जियान ए को हर महीने 5 से 600 युआन का गुजारा भत्ता मिलेगा, जो उसके जैसे एक सामान्य हाई स्कूल छात्र के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि जियान इस वजह से फिजूल खर्ची नहीं करती थी। हर दिन वह सबसे सस्ता दोपहर का खाना खाती थी और बाकी पैसे गुप्त रूप से बचा लिए। ले जाओ, मुझे अपना वेतन कल मिलेगा। जियान यू ने जियान ए के हाथों में पैसे थमा दिए। इससे पहले कि जियान ए कुछ कह पाता, वह उठ खड़ा हुआ और बोला, अपना खाना खत्म करो और ऐसी जाओ हुल, मैं व्यस्त होने जा रहा हूँ। हे भगवान, बिग ब्रदर यू आपके लिए बहुत अच्छा है। गुआन ताओ की आंखों में लाल दिल बने और उसने अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे बिग ब्रदर जैसे आदमी से शादी करनी होगी। रुकना। जियान ए ने गुआन ताओ की ओर देखा और कहा, आप मेरे भाई को छोड़कर किसी को भी पसंद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियान ए ने गुआन ताओ के उत्साह पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाला। मुझे पता है, अगर मैं नहीं कर सकते तो ऐसा ही होगा। आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गुआन ताओ की अभिव्यक्ति को देखकर जियान ए हंसना चाहता था। उसका कोई और मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि गुआन ताओ का पिछला जीवन बहुत ही सहजता से चल रहा था। वह नहीं चाहती थी गुआन ताओ अपने बड़े भाई पर और अधिक ऊर्जा बर्बाद करेगी। इससे उसे बहुत सारे चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। एरजोंग जोंगलू जिले और हाइचिंग जिले के बीच जंक्शन पर स्थित था। हर सुबह वे सड़क के प्रवेश द्वार पर स्थित बस स्टॉप से बस लेते और पहुंचते स्कूल में लगभग आधा घंटा। इस समय विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश का समय हो गया था। जियान ए ने भीड़ का पीछा किया और एरजहोंग के मुख्य द्वार से होकर गुजरे। वह हर चीज को देख रही थी जिससे वह परिचित थी। अतीत में उसने स्वाभाविक बने रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद को उत्साहित और घबराए हुए महसूस करने से नहीं रोक सकी। देखो, क्या वह जियान ए नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में क्या वह डूबने से नहीं मरी? उद्धरण चिन्ह। बकवास मत करो, उसे आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कितने दिन हो गए? वह इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह स्कूल में दाखिल हुई, उसे अपने आसपास कई फुसफुसाहटें सुनाई दीं। यद्यपि अन्य पार्टी ने जानबूझकर अपनी दूरी बनाए रखी और अपनी आवाज़ें कम कर दीं, जियान ए अभी भी उन्हें सुन सकता था। शायद इसका उसकी मानसिक साधना तकनीकों से कुछ लेना देना था। हालांकि ऐसा लगता है कि जियान ए ने इन चर्चाओं को नहीं सुना है। उसे याद नहीं था। उसके पानी में गिरने का विवरण बिल्कुल नहीं। गुआन ताओ ने कहा कि ली युनमेई ने उसे धक्का दिया। के लिए के रूप में उसे धीरे धीरे क्यों समझना पड़ा। जियान ए वर्ष 1
कक्षा 3 के लिए कक्षा के सामने रुकने से खुद को रोक नहीं सका। छात्र कक्षा में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हर चीज ने जियान ए को अवास्तविक महसूस कराया, फिर भी एक ही समय में वास्तविक। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। जब छात्रों ने जियान ए को दरवाजे पर खड़ा देखा, उन सभी ने बात करना बंद कर दिया। यह उस तरह की प्रतिक्रिया थी जिसने किसी को तुरंत अलग थलग कर दिया। उनके पास अपने भाव वापस लेने का भी समय नहीं था। जियान ए अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह इस दृश्य से बहुत परिचित थी। हाई स्कूल के पूरे 3 वर्षों में वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह थी जो वास्तव में कभी नहीं थी। इसमें एकीकृत किया गया। कुछ देर बाद छात्र अपने अपने काम में लग गए। किसी ने जियान ए से उसके बारे में नहीं पूछा। शर्त, जियान ए के लिए महत्वहीन लोगों को झूठी चिंता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आप प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो एक तरफ हट जाएं। क्या आप द्वार देवता बनने के लिए द्वार पर खड़े हैं? उद्धरण चिन्ह। इसी समय उसके पीछे एक अधीर महिला की आवाज़ सुनाई दी। जियान ए घूमा और तिरस्कारपूर्ण और उपहास करने वाली एक जोड़ी आंखें देखीं। हालांकि उन्होंने 10 साल से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। जियान ए ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। एक नज़र में उसके सामने वह अपराधी ली युनमेई ही था जिसने उसे तालाब में धकेल दिया था। ली युनमेई लंबी और पतली थीं। उसका चेहरा छोटा और आंखें बड़ी थीं। वह उतनी ही नाजुक थी। गुड़िया। हालांकि जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि ली युनमेई उसके अधीन एक हिंसक आत्मा थी, राजकुमारी जैसी शक्ल। इसके अलावा वह दूसरों को भड़काने की पहल करना पसंद करती थी। जियान ए को अब भी वह बात याद है। एक बार दूसरी कक्षा की एक लड़की थी जिसे ली युनमेई और उसके साथी ने ताना मारा था, क्योंकि लड़की की नज़र गलियारे में उस पर पड़ी। जब वह हाई स्कूल में थी तो उसने इस व्यक्ति से बचने की पूरी कोशिश की। उस समय वह थी, कोई भी नहीं जानता था कि उसे अपनी पढ़ाई में कैसे डूबना है। इसने उसे काफ़ी हद तक कम कर दिया। उपस्थिति। इसलिए उसका ली युनमेई के साथ कोई टकराव नहीं था। हालांकि अपने पुनर्जन्म के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सबसे पहले व्यक्ति से मिलेगी। इस वर्ग की प्रसिद्ध महिला तानाशाह। जियान ए ने दूर देखा और बिना किसी अभिव्यक्ति के सीधे अपनी सीट पर चली गई। ली युनमेई की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह ये स्वीकार नहीं कर सकी कि जियान ए ने उसकी उपेक्षा की। अगर ये अंदर होता। अतीत में जियान ए अपने कॉलम में अपना सिर छिपाकर चलती थी। उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अब जियान ए ने अपना बैग नीचे रखा था और अपनी सीट पर बैठी ही थी कि ली युनमेई ने उसे पकड़ लिया। वह जियान ए की सीट के पास रुका और जानबूझकर अपनी आवाज़ उठाई। जियान ए, आत्मसंतुष्ट मत बनो, क्योंकि लिन यी ने तुम्हें एक प्रेम पत्र लिखा था। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि लिन का कारण क्या है। यी ने आपको एक प्रेम पत्र लिखा था क्योंकि उसने यान तियान और बाकी लोगों के साथ शर्त लगाई थी। वे थे इस पर दांव लगाना कि क्या आप जैसा बेवकूफ़ लिन यी को पसंद करता है। यह सही है। क्या आपने सचमुच सोचा था कि आप लिन यी के साथ रह सकते हैं? आप कबूल करने भी गए। लिन यी, क्या मजाक है? एक अन्य लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। जियान ए ने डेस्क साफ करना बंद कर दिया। ये सुनकर वह सब कुछ बन गया जो उसे याद नहीं था। स्पष्ट। लिन यी। जियान ए पी होगा। संभवतः इस नाम को कभी न भूलें क्योंकि लिन यी एकमात्र व्यक्ति थे। अपनी पूरी युवावस्था में उसे कभी किसी ने पसंद किया था। हालांकि जियान ए ने कभी किसी को नहीं बताया था, लिन यी सहित। बेशक लिन यी सुंदर थी, बास्केटबॉल अच्छा खेलती थी, अच्छी पढ़ाई करती थी और खुशमिजाज थी। व्यक्तित्व।
ली युनमेई समेत कई लड़कियां उसे पसंद करती थीं। हालांकि जियान ए के लिए ये सब अतीत की बात थी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे एक बार क्रश हुआ था हाई स्कूल में पूरे 3 साल तक लिन यी पर। लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह से शांत था और उसे हंसने का मन भी हुआ। तथ्य ये है कि ली युनमेई ने उसे तालाब में धकेल दिया था। शायद इसका इससे कुछ लेना देना था। प्रेम पत्र लिन यी ने उसे दिया। जियान ए ने धीरे से अपना सिर उठाया और ली युनमेई को भावहीन रूप से देखा। फिर उसने ली से कहा। युनमेई की आवाज़ इतनी तेज थी कि कक्षा में हर कोई सुन सके। चाहे लिन यी ने दिया हो, मुझे कोई प्रेम पत्र मिला या नहीं, या उसने मुझे प्रेम पत्र क्यों दिया, इन सब का आपसे क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। ली युनमेई के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जियान ए ने अपनी नाक से एक ठंडी हंसी उड़ाई। जारी रखा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लिन यी को पसंद करते हैं? क्या इसीलिए आप इतने गुस्से में थे? क्या आपने किया था? मुझे स्कूल के तालाब में धकेल दिया क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी? उद्धरण चिन्ह। हर कोई जानता था कि जियान ए तालाब में गिर गया था, लेकिन हर कोई नहीं जानता था कि ली युनमेई उसे धक्का दिया। अब जब जियान ए ने इसे इतनी लापरवाही से कहा था, तो ली युनमेई को भी थोड़ा महसूस हुआ शर्मिंदा। वह तुरंत शर्मा गई और चिल्लाई, जियान ए, मुझे बदनाम करना बंद करो। क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या इसका मेरे साथ कोई संबंध है कि तुम तालाब में गिर गए? उद्धरण चिन्ह। आसपास के छात्रों ने जब ये देखा तो उनके हाव भाव बदल गए और वे शुरू हो गए फुसफुसाते हुए। क्या ली युनमेई ने जियान ए को धक्का दिया? उद्धरण चिन्ह। आप अभी भी नहीं जानते? मैंने इसे 2 दिन पहले किसी से सुना था। मैंने भी इसके बारे में सुना था। मुझे लगा कि यह नकली है, लेकिन यह असली निकला। ये बहुत ज़्यादा है। वह तालाब 3 मीटर से अधिक गहरा है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। उसकी खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण जियान ए के अधिकांश सहपाठियों ने उसे अलग थलग कर दिया था, क्योंकि वह कष्टप्रद थी। हालांकि जो छात्र सच्चाई जानते थे, वे उसे पसंद नहीं करते थे। महसूस किया कि जियान ने इस मामले में निर्दोष और दयनीय था। ली युनमेई के बारे में पहले कभी इस तरह की बात नहीं की गई थी। आमतौर पर किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी उसे इस तरह। फिर भी आज जियान ए ने उसे अस्पष्ट रूप से डांटा। उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी और वह जियान ए के बाल पकड़ना चाहता था। जियान ए। उद्धरण चिन्ह। जब सभी ने सोचा कि ली युनमेई जियान ए को सबक सिखाएंगे, तो एक स्पष्ट आवाज आई कक्षा के दरवाजे से। जब ली युनमेई ने यह आवाज सुनी, तो उसका हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। शेष क्लास ने भी एक स्वर में दरवाजे की ओर देखा। कक्षा 3 के दरवाजे के बाहर एक गोरा, ऊर्जावान दिखने वाला लड़का खड़ा था। लड़का 15 साल का था, लेकिन लगभग 1.8 मीटर लंबा था। उसके छोटे बाल थे और उसके झालर ने उसकी भौहों को ढक दिया था, जिससे केवल एक जोड़ी चमकदार आंखें दिखाई दे रही थीं। वहाँ अभी भी एक पतला था, उसकी नाक की नोक पर पसीने की परत। उसने अपने बाएं हाथ में बास्केटबॉल पकड़ रखा था। ये था स्पष्ट है कि उसने अभी-अभी कोर्ट में बास्केटबॉल खेलना समाप्त किया है। सुबह का सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था। वहाँ लाल पीली रोशनी का एक घेरा सा बना हुआ था। वह और भी अच्छा दिखता है। यह कोई और नहीं बल्कि लिन यी थी। जियान ए ने सहजता से देखा और लिन यी की नज़र से मिला। क्या आप कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। लिन यी की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसने सीधे जियान ए पर अपना सिर उठाया।
हर कोई अपने चेहरे पर अलग अलग भावों के साथ जियान ए की ओर देखने लगा। उन्होंने नहीं किया। सोचो कि लिन यी जियान ए की तलाश के लिए कक्षा 3 के दरवाजे पर आएगी। क्या उसने नहीं लिखा? शर्त के कारण जियान ए को प्रेम पत्र। जियान ए ने बहस नहीं की। वह खड़ी हुई, ली युनमेई के चारों ओर चली गई और दरवाजे से बाहर चली गई। जब जियान ए ने कक्षा छोड़ी, तो सभी लोग फिर से भड़क उठे। अरे, क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या लिन यी वास्तव में जियान ए को पसंद करती है? उद्धरण चिन्ह। यह असंभव है ना? उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं? जियान ए सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। ये सच है। गलियारे के दूसरी ओर, जियान ए लिन यी के सामने खड़ा था। ऊंचाई के कारण अंतर। जियान ए को उसकी आंखों से मिलने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाना पड़ा। लिन यी अब भी पहले जैसी ही थी, लेकिन जियान ए अब पहले जैसी भावुक नहीं थी। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। जियान ए सबसे पहले बोलने वाले थे। उसके स्वर में उतना उतार चढ़ाव नहीं था, मानो प्रेम पत्र हो। घटना ने उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाला। लिन यी ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, जिससे वह एक युवा वयस्क की तरह दिखने लगा। उन्होंने जियान ए को पहले आकार दिया। कह रही है, मैंने इसे अभी देखा। ली युनमेई आपके साथ फिर से परेशानी की तलाश में है ना? उद्धरण चिन्ह। धीरे से आह भरते हुए लिन यी ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी परेशानी होगी। शुरुआत, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें तालाब में धकेल दिया गया था और यह सब मेरी गलती है। इसलिए तुम्हें इस तरह धमकाया जा रहा है। अगर तुम्हें पता है कि यह सब तुम्हारी वजह से है, तो तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते? इसलिए कि हम छोटे लोग मुझे नहीं देखेंगे। ऐसा न हो कि वे मुझे और अधिक कष्ट पहुंचाएं। जियान ए का स्वर था उदासीन। लिन यी नहीं कर सका बताएं कि क्या जियान ए नाराज था। हालांकि जियान ए की प्रतिक्रिया ने लिन यी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की थी। पहले तो उससे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है। जब भी वे स्कूल में मिलते, वह छिपकर बात करती। उसकी नज़रों से तुरंत ओझल होने से पहले कुछ लोगों ने उस पर नज़र डाली। अभी उसका लहजा और रवैया उसे बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा प्रतीत करा रहा है। लिन यी थोड़ा आश्चर्यचकित और अपरिचित महसूस हुआ। होश में वापस आने के बाद लिन यी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, मैं बस यही चाहता था। क्षमा करें यदि मैं आपको चिढ़ाने के लिए यान तियान और बाकी लोगों के साथ शर्त नहीं लगाता। तो आप ऐसा नहीं करते। तालाब में धकेल दिया गया है। तो क्या आपने शर्त जीत ली? उद्धरण चिन्ह। जियान ए ने अचानक लिन यी से पूछा। लिन यी स्तब्ध रह गए और उन्हें प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ। जियान ए को अचानक लगा कि यह मज़ेदार था। उसने लिन यी पर अपने क्रश के बारे में सोचा। इसकी तुलना कर रहे हैं ये दृश्य। ये बहुत मज़ेदार था। जियान ए ने उदासीनता से अपने होंठ भींचे और कहा, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। क्षमा करें, आपने शर्त जीत ली, इसलिए मुझे आधा श्रेय लेना होगा। से बदला लिया गया। मैं इस वजह से आपके प्रशंसकों द्वारा ये कठिन काम है सारा श्रेय खाते में लेते हुए तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन कराना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि लिन यी जियान ए की विचारधारा का अनुसरण नहीं कर रहे थे। वह भ्रमित लग रहा था। क्या उसने 1 सेकंड पहले ही उसे परेशानी पैदा करने से बचने के लिए उससे दूर रहने के लिए नहीं कहा था? उसे, क्या तुमने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए नहीं कहा? लिन यी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जियान ए ने पलकें झपकाईं। मैं अपने शब्द से पीछे हट रहा हूँ।
मैं बिना कुछ लिए तालाब में कूद गया। मुझे मिल गया, धोखा दिया और बीमार भी हो गए। इसके अलावा, क्या आप यहाँ माफ़ी मांगने के लिए नहीं हैं? क्या आप माफ़ी मांगने जा रहे हैं? मौखिक रूप से, तुम्हें कुछ करना होगा ताकि मैं तुम्हारी ईमानदारी देख सकूं। उद्धरण चिन्ह। लिन यी को नहीं पता था कि जियान अचानक ऐसा अनुरोध क्यों करेगा, लेकिन उसे लगा कि वह थी। शब्द समझ में आए। आखिरकार वह एक लड़का था, इसलिए उसे जिम्मेदार होना ही था। लिन यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये सिर्फ 1 महीने का दोपहर का भोजन है। आप जो चाहें खा सकते हैं। चाहते हैं, यह मुझ पर है। उद्धरण चिन्ह। तभी जियान ने लिन यी को संतुष्टि से देखा। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है, तो तुम जा सकता है। क्लास जल्द ही शुरू हो रही है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियान पीछे मुड़े और कक्षा में चले गए। उसकी पीठ लिन यी की ओर थी। लिन यी गलियारे में खड़ी रही और बहुत देर तक कक्षा 3 के दरवाजे को एकटक देखती रही, धीरे धीरे राहत की सांस लेने और जाने से पहले। दरअसल, लिन यी को तब से दोषी महसूस हो रहा था जब से उसे पता चला कि लिन युनमेई ने उसे तालाब में धक्का दे दिया था। अगर जियान को कुछ नहीं हुआ तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वह दोषी होगा। हुआ। अब जब जियान ने मुआवजा मांगा था, तो इसका मतलब था कि वह उसे माफ़ करने को तैयार थी, और लिन यी को राहत महसूस हुई। जियान की तलाश के लिए लिन यी के कक्षा 3 में जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लगभग स्कूल में सभी को इसके बारे में पता था। हर जगह अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन किसी को पता नहीं चला वे किस बारे में बात कर रहे थे। दोपहर के समय, स्कूल कैफेटेरिया में, इरजोंग का कैफेटेरिया स्कूल के दाहिनी ओर स्थित था। ये 2 मंजिला था, इमारत जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करती थी, और व्यंजन बहुत विस्तृत थे। चावल के अलावा, तली हुई सब्जियां, उबले हुए बंस और नूडल्स। विभिन्न स्थानीय विशिष्टताएं भी थीं, जैसे रोजियामो, माला सूप इत्यादि। स्वाद भी लाजवाब था। लिन यी कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और दूर से भीड़ में जियान को देखा। बस पहले की तरह, उसने साधारण पोनीटेल के साथ करीने से इस्त्री की हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। हालांकि लिन यी की नज़र में जियान पहले से बिल्कुल अलग थी। वह अब नहीं है। उसने अपना सिर नीचे किया और खुद को पहले की तरह लोगों के समुद्र में डुबो दिया। इसके बजाय, उसका संपूर्ण शरीर दूसरों से भिन्न स्वभाव प्रदर्शित करता है। उसकी चमकदार त्वचा दमक रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन लोग उसे एक नज़र में देख सकते थे। जियान ने भी लिन यी को देखा और जल्दी से उसके पास चला गया। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लिन यी ने सिर हिलाया। चलो अंदर चले। उन दोनों ने एक साथ कैफेटेरिया में प्रवेश किया और सभी की आश्चर्यचकित निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सुबह की अफवाहें गपशप में बदल गईं और सभी लोग अकेले में बातें करने लगे। 3 से 5 का समूह। अरे, क्या वे सचमुच एक साथ हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या चल रहा है? जियान ने। लिन यी को जियान पसंद है? उद्धरण चिन्ह। वह एक गूंगी व्यक्ति की तरह दिखती है। मूर्खों का भाग्य होता है। तास्क। बस इंतजार करें और देखें। ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। यह सही है। स्कूल में कम से कम 80 लड़कियां हैं जो लिन यी को पसंद करती हैं। मुझे लगता है कि जियान को पसंद है। कठिन समय बीतने वाला है। हाई स्कूल में पुरुष और महिला सहपाठियों के बीच प्यार में पड़ना कोई नई बात नहीं थी। ये था, बस इन दोनों नायकों की स्थिति हर किसी के दिलों में बहुत अलग थी। लिन यी स्कूल बास्केटबॉल टीम के अग्रणी थे और वह एक शीर्ष छात्र थे। उसका परिवार
100 मिलियन से अधिक के बाजार मूल्य के साथ देश में एक प्रसिद्ध फैशन ब्रांड का मालिक था। युआन, वह स्कूल में सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक थे। हालांकि जियान ने एक सिंड्रेला फादर थी मलिन बस्तियां। उसने अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित किया। हर दिन पढ़ाई करता है। वह एक निम्न आय वाले परिवार की बच्ची का विशिष्ट उदाहरण थी। उसके सीखने के अवसरों को संजोया। वह दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और न ही करती थी। अपने सहपाठियों के साथ सभाओं में भाग लेती हैं। वह ऐसी थी जैसे कोई नहीं था और कभी नहीं था। दूसरों को उकसाया। अन्य लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये दो लोग एक दूसरे के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाए? कोई भी होगा इसे स्वीकार करने में असमर्थ। जियान ए और लिन यी ने स्वाभाविक रूप से सभी की चर्चा सुनी। लिन यी ने तुरंत धीमे स्वर में कहा, आवाज, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हारे साथ परेशानी करेगा? उद्धरण चिन्ह। मुसीबत में पड़ने की तुलना में मुझे अभी भी लगता है कि 1 महीने का मुफ्त दोपहर का भोजन अधिक आकर्षक है। मैं, जियान ए ने चर्चा किए जाने पर बिना किसी शर्मिंदगी के हल्के से कहा। लिन यी को यह और भी अजीब लगा। हालांकि उन्होंने जियान ए और के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसे लगा कि जियान ए पहले से बिल्कुल अलग थी। यह ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास कोई भी उसकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता था। और उसके चारों ओर एक अवरोध था, अजनबियों को प्रवेश करने से रोका। यद्यपि वे एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, लिन यी को अभी भी अपने और जियान ए के बीच एक अदृश्य बाधा महसूस हुई जिसे वह पार नहीं कर सका। क्या यह अब भी वही जियान ए है जिसे उसका प्रेम पत्र मिला था और वह शर्माते हुए उसके पास दौड़ा था चेहरा और कहा, लिन यी, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब वे आखिरकार खिड़की पर पहुँचे तो लिन यी ने जियान ए की ओर देखा और कहा, तुम क्या ढूंढो? खाना चाहते हैं? तुम्हें मेरे साथ समारोह में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियान ए समारोह में खड़ा नहीं होने वाला था। अगर वह होती तो वह लिन यी से ऐसा नहीं कहती। उसे 1 महीने तक दोपहर का भोजन खिलाएं। बिना सोचे समझे जियान ए ने आंटी से कहा, आंटी, मुझे बीफ परोसने दो। भुने हुए आलू, ब्रेज्ड मीटबॉल, तले हुए आलू और टोमा के साथ तले हुए अंडे। भुने हुए आलू और ब्रेज्ड मीटबॉल के साथ बीफ सबसे महंगे मांस व्यंजन थे। कैफेटेरिया। मुट्ठी के आकार का एक मीटबॉल 3 से 5 युआन में बेचा जाता था। जियान ए ने कभी नहीं किया था। पहले भी इसे खाने को तैयार थे। कुछ वर्षों के बाद भी वह अभी भी इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। हाई स्कूल में मीटबॉल का स्वाद। अब जब एक व्यक्ति उसके बिल का भुगतान कर रहा था तो जियान ए स्वाभाविक रूप से उसकी भरपाई करना चाहता था। अपने पिछले जीवन से पछतावा करें और इस ब्रेज्ड मीटबॉल का स्वाद लें। लिन यी ने कुछ नहीं कहा और उदारतापूर्वक बिल का भुगतान किया। जियान ए ने अपनी प्लेट उठाई और चली गई। ये स्पष्ट था कि उसका दोपहर का भोजन करने का कोई इरादा नहीं था। लिन यी के साथ GOA यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। गुआन ताओ ने पहले ही सीट ले ली थी और दूर से जियान ए की ओर हाथ हिलाया। जब गुआन ताओ ने जियान ए की प्लेट पर मीटबॉल देखा तो वह अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। आश्चर्य में, वाह GOA, आप अंततः इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। जियान ए के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मीटबॉल को 2 भागों में विभाजित करने के लिए अपनी चॉपस्टिक का उपयोग किया और आधा हिस्सा गुआन ताओ की प्लेट पर रखें। मैं अकेले इतना बड़ा खाना नहीं खा सकता। चलो अलग हो जाएं। ये समान रूप से है। गुआन ताओ ने अपनी प्लेट में आधे मीटबॉल को देखा और फिर उदासीन जियान ए को देखा। वह आश्चर्य से कहने से खुद को नहीं रोक सका।
GOA, क्या कोई बात है? आप आम तौर पर बचा सकते हैं महीने में 200 से 300 युआन, लेकिन आप एक मीटबा भी खरीदने का साहस नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। जियान ए मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गुआन ताओ वास्तव में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसने सिर हिलाया। मैंने इसे नहीं खरीदा। लिन यी ने इसके लिए भुगतान किया। गुआन ताओ का मुंह अतिशयोक्ति से खुल गया। फिर उसे डर था कि लोग नोटिस करेंगे। जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और जियान ए की ओर देखने के लिए आगे झुक गई। सचमुच दोनों के हैं? तुम सच में? उद्धरण चिन्ह। यह नकली है। जियान ए ने गुआन ताओ की बातों का खंडन किया और फिर गोमांस का एक टुकड़ा खा लिया। फिर वह समझाना जारी रखा। ये प्रेम पत्र के बारे में है। लिन यी मुझसे माफ़ी मांगने गई थी सुबह, इसलिए मैंने उनसे 1 महीने के लिए दोपहर के भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जो चाहो खाओ, वह मेरा इलाज करेगा। आप कल और क्या खाना चाहेंगे? मैं आपको ऑर्डर करने में मदद करूंगा। अरे, बिल्कुल नहीं। GOA, तुम बहुत साहसी हो। तुमने लिन यी को 1 महीने के लिए दोपहर के भोजन का आनंद लेने दिया। यदि उनके प्रशंसकों को इस बारे में पता चला, तो वे आपकी जिंदा खाल उतार देंगे। हालांकि गुआन ताओ के पास था। उसकी आवाज का लहजा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। उसके शब्द जियान ए के लिए चिंता से भरे हुए थे। एक पल के बाद, तालाब की घटना लिन यी के कारण हुई थी। हालांकि जियान ए ने गुआन ताओ की चिंता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, उदासीनता से, मैं पहले 3 मीटर गहरे तालाब में जा चुका हूँ। मुझे उनसे क्यों डरना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। यदि वे परेशानी ढूंढना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। मैं वैसे भी गरीब हूँ। जो निराश है उसे डरने की जरूरत नहीं है। गिरना। अपने पिछले जीवन के हाई स्कूल के 3 वर्षों में उसने दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। हर बात में सावधान रहता था। हालांकि उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। इसके बजाय उस पर नज़र रखी गई। दूसरों के द्वारा नीचा दिखाया गया और उन्होंने उसके गौरव को कुछ भी नहीं समझा। अब जब उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो क्या वह अपने पिछले जीवन को दोहराने जा रही है? असंभव। इस जीवन में जियान ए कभी भी दूसरों की नज़र में काया नहीं होगा। अगर कोई उसे और जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी, उसे धमकाने की हिम्मत की, एहसान को 10 गुना लौटाओ। फिर मैं सुअर की पसलियां खाना चाहता हूँ, गुआन ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। कोई बात नहीं। इतने बड़े मुफ्त भोजन टिकट के साथ इसका उपयोग न करना बर्बादी होगी। दूसरी तरफ लिन यी भोजन करते समय जियान ए को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक ही टेबल पर 3 लोग बैठे थे। उनमें से एक लंबा और पतला लड़का था जिसने पहना था चश्मा और बहुत परिष्कृत लग रहा था। उसका नाम गाओ यांग था। उनमें से एक की त्वचा कांसे की थी और उसके बाल छोटे और साफ थे। उसके पास एक मजबूत शरीर था और उसे बुलाया गया था यान तियान। एक और लड़की थी जिसके बाल छोटे थे और वह असाधारण रूप से सुंदर थी। उसका नाम जिया था, किंग हुआन, और वह यान तियान की प्रेमिका थी। वे तीनों लिन यी के सहपाठी थे और स्कूल में व्यावहारिक रूप से अविभाज्य थे। वे स्कूल में सभी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध लोग थे। लिन यी ने अपना ध्यान दूर जियान ए पर केंद्रित किया और वे तीनों मदद नहीं कर सके। लेकिन एक दूसरे को देखो। यान तियान ने अपनी चॉपस्टिक से लिन यी की प्लेट पर दस्तक दी। अरे, तुम्हें क्या है? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें सचमुच वह मूर्ख लड़की पसंद आने लगी है। उद्धरण चिन्ह। लिन यी को होश आ गया। उसने उन तीनों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बस सोचो वह पहले से अलग है। हाँ,
मुझे लगता है कि जब वह तालाब में गिरी तो उसने अपना दिमाग खो दिया होगा, यान तियान ने कहा। तिरस्कार की दृष्टि। उसकी आपसे ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि आप उसे 1 महीने के लिए दोपहर के भोजन के लिए इसी तरह खिलाएं? उद्धरण चिन्ह। ये पूरी बात मेरी वजह से शुरू हुई। मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, है ना? लिन यी ने भौहें चढ़ा दीं और फुसफुसाया। गाओ यांग ने अपना चश्मा अपनी नाक के ऊपर चढ़ाया और कहा, हालांकि आप सही कह रहे हैं। ली युनमेई ने ही उसे तालाब में धक्का दिया था, भले ही यह मुआवजा हो। ली युनमेई को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, हालांकि आपके पास 3 से 500 लाल की कमी नहीं है। युआन, मुझे लग रहा है कि वह आपसे जबरन वसूली कर रही है। मैं कहता हूँ, क्या आप लोगों का काम लगभग पूरा हो चुका है? जिया क्विंगहुआन अब और सुनना सहन नहीं कर सका। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अप्रसन्नता से कहा, यदि तुम लोग ये शर्त नहीं लगाते, तो लगाते। उसे तालाब में धकेल दिया गया है। देखिए अब क्या हुआ। आप पूरी तरह से चाहते हैं। अपने आप को हटाओ, आपको बता दें, जियान अब ठीक हैं। यदि वह सचमुच डूबकर मर गई, तो तुम मर जाओगे, सभी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और मैंने हमेशा सोचा है कि जियान समर्पण करने योग्य व्यक्ति है। प्रतिकूलता। फिर भी आज उसने लिन यी से उसे मुआवजा देने के लिए कहा। मैं, जिया क्विंगहुआन, वास्तव में सोचता हूँ, उसकी बहुत सराहना की। जिया क्विंगहुआन ने लिन यी की ओर देखा और कहा, लिन यी, यह मत सोचो कि तुम नुकसान में हो। यह आपकी गलती है, तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए। टीस्क, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? आप अभी भी दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हैं? यान तियान ने घूर कर देखा। जिया क्विंगहुआन में। जिया क्विंगहुआन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना जारी रखा। उसका लहजा उसकी तरह ही कैजुअल था। उत्तर दिया, मैं तर्क करने में मदद करूंगा, रिश्तेदारों की नहीं। जियान का स्वभाव गुस्से वाला नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। कमज़ोरों को उठाओ और उसे धमकाओ। यान तियान कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन यी ने उसे रोक दिया। किंगहुआन सही है, मैं पहले से ही, मेरे दिल में उसके लिए खेद है। यदि मैं कुछ भौतिक क्षतिपूर्ति करूं तो मुझे बेहतर महसूस होगा। उससे, हमारा यह मजाक हद से ज़्यादा बढ़ गया। सबसे पहले ये हमारी गलती थी। ठीक है, ठीक है। आप दोनों में से एक लड़ने को तैयार है जबकि दूसरा लड़ने को तैयार है। कष्ट सहना। हम अब इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है। वैसे भी, यान तियान ने कंधे उचकाए और अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद जियान सीधे कक्षा में वापस चला गया। हालांकि, जैसे ही वह बैठी, लड़की उसके सामने तेजी से घूमा और जियान ऐसे फुसफुसाया, जियान ने, क्या तुम सच में साथ हो? लिन यी, लड़की का नाम जू जियाओ जियाओ था और वह आमतौर पर जियान के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। इस समय, उसे डर था कि वह गपशप की जलती हुई आग को नियंत्रित नहीं कर सकती। उसका दिल, इसलिए वह जियान ऐसे पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही जियान ने दोपहर के लिए पाठ्यपुस्तकें व्यवस्थित कीं, उसने शांति से उत्तर दिया, नहीं।